नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति की पूरी संरचना बदल गई है। देश में राजनीति के अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरह के विमर्श रहे हैं, अलग अलग तरह की संरचना रही, लेकिन बेसिक जो है संरचना जो 1947 के बाद गढ़ी गई, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और वहाँ से जन्म लिया, और उससे पहले से था हालांकि, लेकिन आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति। इसका दौर बहुत लंबा चला। आज कोई धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बात ही नहीं करता। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस राजनीतिक विमर्श को गंगा जमुना में प्रवाहित कर दिया। अब कोई सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल भी बड़ी मुश्किल से करता है। मोदी के आने के बाद एक नया विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई उनके विरोधियों द्वारा, बहुसंख्यकवाद की राजनीति। वो भी चल नहीं पाया। अब सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ कोई विमर्श चल क्यों नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी, जिसकी लोकसभा में सीटें बढ़ गईं, तीसरी कोशिश में 53 से 99 हो गई, आखिर ये सीटें बढ़ने के बाद भी जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे देखें तो कांग्रेस में उत्साह का संचार होना चाहिए, कांग्रेस में जो है नया जोश होना चाहिए था, कांग्रेस की बढ़ने की रफ्तार और तेज़ होनी चाहिए थी। उसका उल्टा हो रही है। कांग्रेस नीचे जा रही है, ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे फिसलती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में हुआ। इनमें से किसी भी चुनाव में कांग्रेस के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो ये चुनाव के समय जो मुद्दे उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। संसद का सत्र चल रहा है और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 2 दिन, मंगलवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसने बड़ी स्पष्ट लकीर खींच दी है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अगर उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करें तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की नीति पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी परिवार प्रथम की नीति पर चल रही है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी परिवार प्रथम की नीति पर पहले से ही चलती रही है और ये सिलसिला मोतीलाल नेहरू के समय से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। 5वीं पीढ़ी आ गई। तो परिवार हमेशा नेहरू गांधी परिवार के लिए देश से पहले रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से प्राथमिकता जो है वो राष्ट्र रहा है। लेकिन इन 10-11 सालों में क्या बदला है? इन 10-11 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसको बहुत से लोग अभी या तो देखने को तैयार नहीं है या जिनको दिख रहा है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और वो ये है कि प्रधानमंत्री देश की राजनीति को समावेशी राजनीति की ओर ले गए, एस्पिरेशनल, आकांक्षी राजनीति की ओर ले गए, तोड़ने की बजाय जोड़ने वाली राजनीति की ओर ले गए। अब आप तुलना कीजिए दो नेताओं की। कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसके नेता राहुल गांधी की बात करेंगे, और सबसे बड़ी पार्टी है देश की जो केंद्र में सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी। उसके सबसे बड़े नेता और देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया में बहुत बड़ी हैसियत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी क्या बोल रहे हैं लोगों को संबोधित करते हुए? मोदी लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, किस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, और राहुल गांधी किसको कर रहे हैं? मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी का नारा है कि जाति की गिनती करो, यानी हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो। मोदी कह रहे हैं कि इस बात की परवाह भी मत करो कि कौन वोट देता है कौन नहीं, सब तक पहुंचो। और ये केवल उनका बयान नहीं है, उनकी सरकार का 10 साल से ज़्यादा का कार्यकाल जो है और राज्य सरकारों का जो काम है, केंद्र की और राज्य की कोई ऐसी योजना, एक भी योजना ऐसी नहीं है जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करती हो।
कौन वोट देता है कौन नहीं देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने योजना बनाई क्योंकि सरकार सबकी होती है, वोट चाहे जिसने दिया हो या न दिया हो, सरकार सबकी होती है, तो सरकार सबके लिए काम करती है। इस बात को जमीन पर उतार कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने कि यह केवल नारा नहीं हो सकता। गरीबी हटाओ नारा रहा 50 साल तक। गरीबी से 25 करोड़ लोगों को इन 10 सालों में निकाला गया। इन 10 सालों में एक और नई चीज़ हुई, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये 3 भागों में देश के लोगों का बंटवारा आर्थिक सामाजिक रूप से कहें तो किया जाता था। नियो मिडिल क्लास, ये नियो मिडिल क्लास क्या है? ये वो क्लास है जो नीचे से ऊपर आने के लिए तैयार है और ऊपर पहुंच नहीं पाया है, वो बीच रास्ते में है। ये है एस्पिरेशनल इंडिया, जिसकी संख्या इस समय देश में सबसे ज़्यादा है। और इसमें जाहिर है कि देश की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है, तो इसमें युवाओं के लिए बहुत गुंजाइश है, युवाओं के को ही ये संबोधित करती है। तो मोदी की नज़र इसी एस्पिरेशनल इंडिया पर या नियो मिडिल क्लास पर है, जिसको कांग्रेस पार्टी इस राजनीति को समझ नहीं पाई। वो इस राजनीति को गुजरात के समय से कर रहे हैं और गुजरात में उसका असर देखिए। भारतीय जनता पार्टी 1990 के बाद से लगभग लगातार बनी हुई है सत्ता में। 90 में गठबंधन में आई जनता दल के साथ, 95 से लगातार अपने दम पर है। और आज 30 साल बाद अगर देखें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को, तो जहाँ से चली थी वहाँ से वो समझिए कि शिखर पर पहुँच चुकी है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच चुकी है। अब लगता है कि वहाँ कब तक टिकेगी। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद लोग नीचे ही उतरते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात में नीचे उतर रही हो इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने एक अभियान चलाया, मोहब्बत की दुकान, हालांकि उसको भी भूल गए हैं वो। मोहब्बत की दुकान दरअसल कमला हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अमेरिका की है, जो बाइडेन जिसके राष्ट्रपति थे, उनका जो कैंपेन था उसकी नकल था। जो वोक संस्कृति है उसको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का वर्ल्ड व्यू क्या है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में उसकी सोच क्या है। उसकी बात करें उससे पहले ज़रा सा इस पर भी गौर कर लीजिए कि कांग्रेस के साथी कौन है। कांग्रेस के साथी सब क्षेत्रीय दल हैं जिनको जियोपॉलिटिक्स के रोड मैप से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हमारे प्रदेश में भाषा कौन सी चलेगी, हमारे प्रदेश में धर्म कौन सा चलेगा, मजहब कौन सा चलेगा, धर्मांतरण होगा कि नहीं होगा, हमारे प्रदेश में जाति का विमर्श कैसे चलेगा। इससे बाहर वो अपने राज्य की परिधि से बाहर देखने को तैयार नहीं है। वर्ल्ड व्यू तो छोड़ दीजिए, उनका कोई नेशनल व्यू भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है, तो उसका एक नेशनल व्यू, एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। लेकिन जो भी है, अच्छा गलत तो उसकी बात तभी छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी का जो भी नेशनल और वर्ल्ड व्यू है, उस व्यू को और कमज़ोर करता है इन क्षेत्रीय दलों का साथ। और कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है उसके नेतृत्व में कि वो मजबूती से कह सके कि हम जिस बात में विश्वास करते हैं उस पर या तो हमारा समर्थन कीजिए, हमारे साथ चलिए, नहीं तो अलग हो जाइए। हम अलग होकर जो है विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, संघर्ष करने को तैयार हैं, लेकिन आपके साथ और नीचे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, इसके लिए संघर्ष करने का मादा चाहिए, जो कि न तो कांग्रेस पार्टी में है न राहुल गांधी में है। उनको लगता है कि बना बनाया सब मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी को सपने में भी 2004 दिखाई देता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने 1996 से 2004 के बीच में कुछ नहीं किया, घर बैठे रहे और सत्ता आ गई। तो बहुत से लोगों को 14 में भी ये उम्मीद थी, बहुत से लोगों को 19 में भी ये उम्मीद थी, और 2024 में तो लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो एस्पिरेशनल इंडिया की जो आबादी है, जो समाज है, जो समुदाय है, उसको अगर सबसे ज़्यादा कोई चोट पहुंचा रहा है तो राहुल गांधी। और ये बात कांग्रेस पार्टी और उसके रणनीतिकारों की समझ में नहीं आ रही है।
ये एस्पिरेशनल इंडिया जो है वो इस देश के उद्योगपतियों को वेल्थ क्रिएटर के रूप में देखता है। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कही कि ये वेल्थ क्रिएटर है, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। उस एस्पिरेशनल इंडिया और मिडिल क्लास दोनों को, यानी नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को लगता है कि अगर ये वेल्थ क्रिएटर्स होंगे तभी तो कारखाने लगेंगे, तभी तो रोज़गार आएगा, तभी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, तभी तो हमको पैसा मिलेगा, तभी हमारी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अपना घर बना पाएंगे। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, वो तभी पूरी होंगी जब ये वेल्थ क्रिएटर्स होंगे। और राहुल गांधी सुबह उठते हैं और रात को सोने तक इन वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं, उन्हीं को निशाना बनाते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये एस्पिरेशनल क्लास जो है केवल इसलिए उनके साथ चलाएगा कि उनकी उम्र सिर्फ अभी 53-54 साल है। तो ऐसा तो होता नहीं, हो भी नहीं रहा है। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो चुनौती है वो तो क्षेत्रीय दल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण दोनों सदनों में आपने अगर संसद के सुना हो तो उससे ये ध्वनि निकलती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी मानती है उसकी विरोधी नंबर 1, उसकी प्रतिद्वंदी नंबर 1 कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को पराजित किए बिना, परास्त किए बिना उसका आगे का रास्ता नहीं निकलेगा। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से पराजित करने के बाद ही क्षेत्रीय दलों से मुकाबले में आना पड़ेगा। उससे पहले तो बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं क्षेत्रीय दल। 2023 में एक गठबंधन बन गया, लोकसभा चुनाव से पहले, 24 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन। उसमें जितने दल हैं उनकी आज परिस्थिति देखिए, उनके नेताओं के बयान देखिए, उनके कार्यकलाप देखिए, तो एक बात तो उन्होंने तय कर ली है कि इस गठबंधन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे। तो गठबंधन के अंदर जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए वो बीजेपी की नहीं, उसके साथी दलों की है। आप देखिए एक छोटे से राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, दिल्ली, उसके विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के साथी दल उन्होंने तय किया कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। उन्होंने इस चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस को अलग थलग कर दिया। ये उनकी ओर से साफ इशारा है कि उनकी नज़र में कांग्रेस पार्टी का क्या महत्व है। तो भाजपा के लिए अब जो चुनौती है, अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती मेरी नज़र में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से है, फिर बिहार में आरजेडी से है, राष्ट्रीय जनता दल से है, तमिलनाडु में डीएमके से है। लेकिन वो अकेले नहीं हो सकती, वो एआईडीएमके के साथ गठबंधन करेंगे तभी चुनौती देने की स्थिति में होंगे। उसके लिए चुनौती है केरल में जो 2 गठबंधन हैं, एलडीएफ और यूडीएफ, और उसके अलावा तेलंगाना में अब क्षेत्रीय दल तो खत्म हो गया, बीआरएस था, सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। तो कांग्रेस से लड़ना बीजेपी के लिए आसान होता है। और जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है उसके बाद 2028 के चुनाव का नतीजा क्या होगा ये अभी से उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा था देश की राजनीति की संरचना की। देश की राजनीति की संरचना ऐसी हो गई है जो समावेशी राजनीति करेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कि वो जो राजनीति कर रहे हैं, वो जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जिसकी हिमायत कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उसमें सबके लिए स्थान है, सबके हित के बारे में सोचा जा रहा है। वो जो कहा था उन्होंने, अच्छे दिन, फिर सबका साथ सबका विकास, इन दोनों में कोई एक्सक्लूजन नहीं है, सिर्फ इंक्लूजन है। और इसमें कोई भेद नहीं है किस जाति से हैं आप, धर्म मजहब के हैं आप, किस भाषा को बोलते हैं, अपनाते हैं, किस क्षेत्र के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश, पूरा समाज देश का जो है वो अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास में आता है। और फिर आर्थिक दृष्टि से देखें, उद्योगपतियों के प्रति ये जो घृणा है, वेल्थ क्रिएटर्स के प्रति ये जो घृणा है, ये चली आ रही है खानदानी जवाहरलाल नेहरू के समय से।
कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रहा था JRD टाटा का, आपने देखा होगा, उनका एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जब भी मैं जवाहरलाल नेहरू से बात करता था अर्थनीति के बारे में, तो उठकर कुर्सी से खिड़की के पास चले जाते थे, बाहर देखने लगते थे। और जैसे ही उद्योगों की बात करता था वो कहते थे प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड, प्रॉफिट की बात मत करो। बिना प्रॉफिट के दुनिया में कौन सा उद्योग चलता है? और जो अभी चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में कहा कि अरे भाई, वेल्थ क्रिएट करोगे तब तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कांग्रेस की जो नीति है उसमें वेल्थ क्रिएट किए बिना डिस्ट्रीब्यूट करने की है। तो वेल्थ क्रिएट किए बिना तो आप केवल गरीबी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गरीबी बांट सकते हैं। वही काम पिछले 7 दशक से कांग्रेस कर रही थी, 55 दशक जब उसकी सीधे या परोक्ष रूप से सरकार थी। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ 1969 में, लेकिन 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन खाते खुले मोदी के आने के बाद। नल से जल अब करोड़ों परिवारों में पहुंचना शुरू हुआ है, आज़ादी के बाद से नहीं पहुंचा। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय की सुविधा हो, गैस कनेक्शन, ये गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ा एस्पिरेशन था। गरीब वर्ग की महिलाएं पुरुष जब बड़े घरों में काम करने जाती थी और वो गैस का चूल्हा और गैस का कनेक्शन देखते थे तो उनके मन में सवाल होता था कि कभी हमारे घर में भी होगा। मोदी ने इसको आम बना दिया, हर घर में पहुंचा दिया। तो वो जो अंतर था अमीर के लाइफस्टाइल का और गरीब के, वो कई चीज़ों में, कई मानकों पर वो ख़त्म कर दिया। अब उसका रहन सहन भी उस तरह का है जिसके बारे में वो सपना देखता था कि घर में शौचालय हो, हमारा अपना पक्का घर हो, पक्की छत हो, बारिश में टपके नहीं, आंधी में उड़े नहीं छत, सर्दी में ठंड न लगे, पक्की छत हो, अपना घर हो, उसमें शौचालय हो, उसमें बिजली का कनेक्शन हो, दिए की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में काम न करना पड़े, गैस का कनेक्शन हो, धुएं से फेफड़े न खराब हों महिलाओं के, इसलिए गैस कनेक्शन है, शौचालय है। न जाने कितनी महिलाओं को किस किस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता था। ये शहर में रहने वाले जिनके घर में जब पैदा हुए तब से शौचालय है, उनको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन इसको मोदी ने समझा, इसलिए लागू किया। उनसे पहले जो राज करते थे उनको ये बात समझ में नहीं आती थी, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए जब 15 अगस्त के दिन 2014 में स्वच्छता की बात उन्होंने की तो मजाक उड़ाया गया कि क्या ये ऐसा मुद्दा है कि लाल किले से बोला जाए। उसका जवाब जनता ने दिया। तो अब जो राजनीतिक लड़ाई है, संघर्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां बनाम सांप्रदायिक शक्तियों का नहीं है, वो बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद का नहीं है। यह है सबके अच्छे दिन लाने की राजनीति, यह है सबको साथ लेकर सबका विकास करने की राजनीति, यह है सबको जोड़ने की राजनीति। देश का इंटीग्रेशन हो या समाज का, तोड़ने की बात नहीं। इंडिया को अगर आप यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे तो इसका मतलब आपके मन में भारत विभाजन की भावना है, अंदर आपके ये भरा हुआ है कि ये देश एक क्यों है और इस देश को तोड़ने से हमारा फायदा क्या होगा। तभी आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का जो नारा लगाते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता, आप इस बात का विरोध नहीं करते, आप उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनको ताकत देने की कोशिश करते हैं। तो जो बात प्रधानमंत्री ने कही, एक बात और कही उन्होंने कि कांग्रेस जातिवाद का जहर फैलाती है। उन्होंने कहा ये जो संविधान लेकर जेब में चल रहे हैं, ये जो अभियान शुरू किया है कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने नाम नहीं लिया अभियान का, अभियान शुरू किया है कांग्रेस पार्टी ने, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत है कांग्रेस को, उस नफरत को छिपाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और इतिहास की घटनाएं भरी पड़ी हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, 2-2 बार उनको चुनाव हरवाया, मंत्रिमंडल में काम नहीं करने दिया,
उनकी योजनाओं पर या उनकी जो समाज के प्रति दृष्टि थी या उनकी जो आर्थिक दृष्टि थी, उसको कभी महत्व नहीं दिया। तो जेब में संविधान रख लेने से आप संविधान के संरक्षक रक्षक नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया और सिर्फ एक उदाहरण से उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, आपने भी भाषण में सुना होगा कि आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में किसी दलित परिवार के या किसी आदिवासी परिवार के या किसी पिछड़ा वर्ग के परिवार के 3 सदस्य एक साथ सदन में हों, जो हैं आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, एक ही परिवार के 3 लोग। तब राहुल गांधी को ये याद नहीं आया कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हिस्सा। ये जो नारा देते हैं वो, इन तीनों जब संसद में आए तब ये बात याद नहीं आई। वायनाड की सीट उन्होंने खाली की रायबरेली जीतने के बाद, तो अपनी बहन को चुनाव लड़ाया, अपनी मां को राज्यसभा में लेकर आए राजस्थान से, तब उनको ये नारा याद नहीं आया अपना। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो केवल उपदेश देने से लोगों का पेट नहीं भरता है, लोगों पर उसका असर नहीं होता है। जब आपका आचरण आपकी वाणी के अनुसार नहीं होता तो लोगों को आपकी नीयत पर संदेह होता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की जनता की नज़र में कांग्रेस की नीयत संदेहास्पद हो गई है और उसके ठीक उलट प्रधानमंत्री की नीयत पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। नीतियों पर विरोध हो सकता है, नीतियों से असंतोष हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत पर संदेह नहीं है लोगों को। ये फर्क आया है पिछले 10 साढ़े 10 सालों में, और ये फर्क सिर्फ भाषण देने से नहीं आया है। ये फर्क आया है जो भाषण दिया उसको जमीन पर उतारने से, उसके अनुसार आचरण करने से। इसलिए देश की राजनीति का नया टेम्पलेट बन गया है। उस टेम्पलेट में कांग्रेस का कोई मुद्दा दिखाई ही नहीं दे रहा है, और जिन मुद्दों पर कांग्रेस चलना चाहती है उस पर देश चलना ही नहीं चाहता। आज देश का युवा ये नहीं जानना चाहता कि उसकी जाति क्या है। उसको मालूम है उसकी जाति क्या है, उसको मालूम है उसकी जाति की संख्या कितनी है। उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको समाज में सम्मान चाहिए, गिनती नहीं चाहिए। लेकिन ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आती, उनके रणनीतिकारों के समझ में नहीं आती कि जब तक समावेश की बात नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करेंगे, सबके अच्छे दिन लाने की बात नहीं करेंगे, जब टुकड़ों में बांटकर कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन, कुछ लोगों के लिए नहीं, इस नीति पर चलेंगे तो मोहब्बत की दुकानें बंद ही होती रहेंगी, ऐसी जो कि हो ही गई है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।